પ્રણામ દર્શક મિત્રો, હું સુધીર શાંતિલાલ રાવલ વી ટીવીમાં આપનું સ્વાગત છે. ઓફ ધ રેકોર્ડના મંચ પર આજે આપણી વચ્ચે એક એવા વ્યક્તિ વિશેષ છે કે જેઓની ઓળખ ધાર્મિક ક્ષેત્રે કહો, રાજનીતિક ક્ષેત્રે કહો કે સામાજિક ક્ષેત્રે કહો, તદ્દન અનોખી અને તદ્દન ભિન્ન છે. પ્રાચીન ભારત અને ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર આપણે વેદોમાં, પુરાણોમાં, ઉપનિષદોમાં કે રામાયણ અને મહાભારત જેવા મહાકાવ્યમાં સંત ચરિત્રો, ઋષિઓ અને મહંતોની વાતો સાંભળી છે, એમના જીવન ચરિત્રની ગાથાઓ વાંચી છે. એના પરથી સત્વશીલ સમાજ ઉપર તેનો કેવો પ્રભાવ હોય છે તે પણ જાણ્યું છે. ચોક્કસ વર્તમાન સમયની અંદર આપણને એવા ચરિત્રો નથી મળતા, એ દુર્લભ છે, પણ હજી આજે સાવ શૂન્યાવકાશ નથી એવી અનુભૂતિ કરાવતા કેટલાક જીવન ચરિત્ર અને વ્યક્તિ વિશેષ છે, જેમાંના એક છે जो अपनी वच्चे छे भय्यू जी महाराज. भय्यू जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करने के लिए. धन्यवाद. और गुजरात की समस्त भाइयों बहनों को, मातृशक्ति पितृशक्ति को, महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल की पवित्र भूमि को नमन और वीटीवी के समस्त दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं. भय्यू जी महाराज, जनमानस में आपकी छवि एक आध्यात्मिक गुरु की है, एक राष्ट्र संत की है, समाज सुधारक की है, सोशल रिफॉर्मर्स, काफ़ी कुछ भक्त के हृदय में आप विराजमान हो चुके हो काफ़ी यंग एज में. बहुत बातें करेंगे, लेकिन मुझे सबसे पहले ये जानना है कि बचपन से लेके आज तक की आपकी जो जीवन सफर रही है वो आपके शब्दों में सुनना चाहता हूँ, कैसी रही? मूलतः हमारे पूर्वज महाराष्ट्र के अकोला जिले के थे. वहाँ पर एक बारशे टकरी और तामसी करके एक क्षेत्र है, वहाँ से हम आते. और पहले मालगुजारी प्रथाएं हुआ करती थी, ज़मींदारी प्रथाएं हुआ करती थी. उस प्रथा के चलते हुए उस समय की व्यवस्थाएं थी वो, तो उस समय के चलते हुए मालवा प्रांत में हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं उनको दायित्व सौंपा गया या दायित्व प्राप्त हुआ. इस कारण अगर आप कह सकते हैं कि मैं किसान परिवार से आता हूँ. ओके. और किसान परिवार से आने के कारण स्वाभाविक है कि बचपन से खेती ही की है, और खेती की है तो स्वाभाविक है पशुधन से संपर्क आता ही है. राइट. पशुधन से संपर्क आता है तो गांव की समस्या से भी संपर्क आता है. गांव में गरीबी भी दिखती है और संपन्नता भी दिखती है, जैसे शहर में भी गरीबी दिखती है, संपन्नता दिखती है. शहर में गरीबी और संपन्नता में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, क्योंकि गरीब ये एक तरफ रह जाता है और जो संपन्न है वो एक तरफ हो जाता है. पर गांव में ऐसा नहीं होता है. अच्छा. वो दिख कर आ जाता है. ओके. तो बचपन से जो शोषण आधारित व्यवस्था है उसका तो अनुभव मैं प्रत्येक क्षेत्र से करता आया हूँ. और उस शोषण आधारित व्यवस्था ने कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक विद्रोहिक वृत्ति को निर्माण किया. और कहते हैं कि कोई भी अगर क्रांति अगर लाना है या कोई भी क्रांति अगर आपको करना है तो उसके लिए एक विद्रोह की आवश्यकता होती है. राइट. और उसके लिए वैचारिक विद्रोह, सैद्धांतिक विद्रोह ये बहुत आवश्यक होता है. राइट. और बचपन एक इतना संवेदनशील और इतना स्पंदनशील होता है कि छोटी छोटी सी बातें जो है अंतर्मन के कपाट को खोलकर आपके अंदर जो है बंद हो जाती है. जैसे जब अपन बचपन में खेलते हैं तो खेलते खेलते गर्मी की छुट्टियों में जो ओटले रहते हैं अपने गाँव में, उस पर अपन छत्रपति शिवाजी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, वासुदेव बलवंत फड़के, महात्मा गांधी, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके सबके अपन एक लाइब्रेरी खोलकर बैठते थे. दोस्त आपस में 10-10 पैसे में आपस में वो लाइब्रेरी में पुस्तकों का आदान प्रदान करते थे. किराया भी अपन ही देना, पुस्तक भी अपन नहीं देना. तो वो एक अलग तरीके का एक आनंद रहता था. पर वो गर्मी की छुट्टियों में जब हम उस पुस्तक को पढ़ते थे तो उससे एक प्रेरणा मिलती थी कि और वो पढ़ते पढ़ते कब वो गुण
हम अंगीकार कर जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। वो आत्मसात और हो जाता और है, वो फिर गुण कब हमारे आपके व्यवहार में आ हाँ जाता और है। वो गुण कब आपके सिद्धांत के रूप में बन जाते हैं, राइट वो आपको एक पता ये नहीं नैसर्गिक प्रक्रिया है। नैसर्गिक प्रक्रिया। और गुण के साथ में जब वो सिद्धांत के में बन जाते हैं तो उस सिद्धांत को आचरण में लाने के लिए नियम हो जाता है। और वो सहज हो जाता है। हाँ जी। और जैसे नियम आपके जीवन में आए तो वो एक लक्ष्य दे देते हैं जीवन का। करेक्ट। और जब लक्ष्य आ जाता है तो स्वाभाविक है कि लक्ष्य है तो एकाग्रता स्वाभाविक रूप से आती है। करेक्ट। और जब एकाग्रता आती है तो उसके अनुरूप जो है कर्म स्वाभाविक रूप से होता है और इसलिए फिर उससे यश प्राप्त होता है। उस यश से संतुष्टि प्राप्त होती है, उस संतुष्टि से विरक्ति प्राप्त होती है, उससे मुक्ति प्राप्त होती है। तो किसान परिवार से आगे बढ़कर मैं किसान परिवार में बचपन से खेती की, थोड़े आगे बड़े होते गए। गांव में थे तो सब तरीके का मैंने सीखने को भी मिला, कला भी सीखने को मिली, वाद्य भी। इसलिए अकेले में रहते थे तो थोड़ा गिटार बजाने का शौक रहा। अकेले में बैठता था तो कुछ चिंतन मन में आता था तो पहले श्रृंगार रस के अनुसार कविता करने लगा। ओके। कुछ नज्म लिखी, कुछ गजलें लिखी। पहले खुद से खुद लिखते रहे। आज महाराज हो गए तो सब लोगों को उसमें अच्छा ही दिखती है। पहले भी लिखते थे परंतु आइडेंटिफाइड होने के बाद में और आप कुछ बन जाते हैं, रिसीव करते उसमें भी एक फर्क आ जाता है। हाँ, तो आज मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको स्पष्ट बोलता हूँ कि मैं जब मैं खेती करता था और पहले का मैं जो व्यक्ति था, मेरे ख्याल से आज मैं जो हूँ उससे 1000% ज़्यादा प्योर होऊंगा। आप ये सब मानते हो? हाँ, मैं मानता हूँ। पर आज जो समाज की परिस्थिति और जिस तरीके की स्थितियाँ हैं और जिस वातावरण में हमको रहता है, मेरे को ये लगता है कि बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है हमारी कि मुझे वो असुविधाजनक लगती है। परिस्थिति के चलते हुए बहुत सी चीज़ों को हमारे को एक एडजस्ट करना पड़ता है। करेक्ट। अगेंस्ट द विश। वो एडजस्टमेंट खुद के लिए नहीं रहता है, वो एक समाज की अच्छाई के लिए भी हो सकता है। जैसे युधिष्ठिर को न चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ा था, अश्वत्थामा हतो मारा गया। करेक्ट। तो कभी न झूठ बोलने वाला युधिष्ठिर एक बार झूठ बोलता है। तो मेरे भी वैसी स्थिति है कि आज की जो समाज व्यवस्था है और जो आज की सोसाइटी है उसमें मेरे को लगता है मैं मिसफिट हूँ। पर फिर भी सब लोगों को कहीं ना कहीं आज मैं महाराज हूँ इसलिए अच्छाई दिखाई देती है। ये अच्छाई इससे ज्यादा मेरे में ये अच्छाई जो आज समाज को बहुत दिखाई दे रही है, इससे कहीं अच्छा मैं शायद पहले भी होऊंगा। करेक्ट। परंतु उस समय समाज का ध्यान इसलिए नहीं था कि मैं कुछ नहीं था। तो समाज को ये बात आपको ये सोचना चाहिए कि जो अच्छा है, चाहे वो पॉपुलर हो, प्रसिद्ध होना अच्छेपन का परिभाषा नहीं है। समाज को थोड़ी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, थोड़ी सोच बदलना पड़ेगी। सोच बदलना पड़ेगी कि अच्छे व्यक्ति को आप समझौते के लिए विवश मत करना। इसी तरीके से थोड़ा क्रिकेट में आगे गए, क्रिकेट भी खेले। तो बचपन तो इसी का रहता है। टीन और यंग एज जो रहता है ये अभी अर्लियर एडोलेसन में है। ये टीनेज तो इसी तरीके की रहती है। इट्स एक्सपीरियंस रहता है, नॉलेज विथ एक्सपीरियंस इज अ टीनेज एंड यंग जनरेशन। तो वो करते करते एक्सीडेंटली ऑफर्स मिल गए तो थोड़ी सी मॉडलिंग भी कर ली। और उसके बाद में मन में बचपन से विद्रोही वृत्ति थी। कई अनुभव जीवन के ऐसे आए कि जो शोषण आधारित व्यवस्था है, मानसिक गुलामिकता का परिचायक रहा है, आत्मिक परतंत्र है, मनुष्य में भेद है। परमात्मा ने तो हमारे को मनुष्य बनाकर पहुंचाया है, हमने अपनी सुविधा के अनुसार जातियां निर्माण कर ली है। राइट। तो अपनी सुविधा के अनुसार जाति निर्माण की है तो हम किसी मनुष्य को हमारी सुविधा के लिए क्यों वापरें? और हमें क्या हक है हम किसको किस दृष्टि से देखें? अगर बोला जाता है कि परमात्मा की दृष्टि सब पर है तो उसकी दृष्टि रहने दो। हम क्यों ना अपनी अंतर्दृष्टि विकसित करें? बस इस चिंतन ने मुझे यहाँ तक लाया है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और आपने ये भी बड़ी दिलचस्प बात कही कि आपने मॉडलिंग भी की और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा आपने रेसलिंग भी की है। और दूसरा क्रिकेट खेलते हैं, गजल लिखते हैं। उसके अलावा सूर्य की जो उपासना आप करते हो, जल के अंदर आपकी जो समाधि की बात है, वो त्राटक है। साधना के अनेक प्रकार। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अलग अलग
बातें एक व्यक्तित्व के अंदर जो आती है, फिर आपकी जो पास्ट है और आपका जो प्रेजेंट है उसमें भी बड़ा तफावत है, फिर भी आप ये हो यही हो और आज भी नहीं, हर चीज तफावत अच्छी तो लगे। नहीं कहा जा सकता। मैं वही बता रहा हूँ, एक कन्या, हम्म एक छोटी सी बच्ची, जब हम गोद में लेते हैं तो कितनी प्यारी गुड़िया रहती है। हम्म थोड़ी देर बाद वो कुमारिका बनती है, हम्म। उसके बाद में युवती एक बनती है, ट्रांसफॉर्मेशन फिर आता है, माँ अलग-अलग। बनती है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर कहीं धर्मपत्नी बनती है और उसके बाद में नानी या दादी बनती है। राइट राइट। तो तो वो एक ही इंसान रहता है लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन होता देखिए, रहता है। जीवन एक रहता है, हम्म। परंतु उसके जन्म अनेक होते जाते हैं और भूमिका बदलती परिस्थिति जाती है। के जन्म अलग अलग होते हैं। करेक्ट है। जिस तरीके से अर्जुन, जिसको देखकर अच्छे से अच्छे योद्धा के, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ योद्धा के पसीने छूट जाते हों, ऐसे अर्जुन जिसकी एकाग्रता और जिसका धनुष पर जब बाण चढ़ता था तो कोई भी रण क्षेत्र में टिकता नहीं था, ऐसे अर्जुन पर ऐसी परिस्थिति आती है कि उसे एक नर्तकी का रूप लेकर राज दरबार में नाचना पड़ता होगा। जिसकी उंगलियां धनुष बाण से खेलती थी, वो उंगलियां जो है राज दरबार की रौनक बढ़ाने के लिए और राज दरबारियों को रिझाने का काम करती है। तो अर्जुन की मृत्यु होती है, बृहन्नला जन्म को आते हैं, और फिर बाद में वही बृहन्नला अज्ञातवास समाप्त होकर मृत्यु को प्राप्त होती है, और एक और जन्म होता है पार्थ का, जो कि श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य आधार बनता है और जिस पर कर्मयोग का संदेश भगवान श्री कृष्ण विराट स्वरूप के माध्यम से देते हैं। बहुत अच्छी बात कही है भाई जी महाराज। सोशल कंट्रीब्यूशन आपका बहुत है जी। आप सूर्योदय परिवार है, आपका ट्रस्ट है, काफ़ी कुछ लोगों को हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन आप बताइए आपकी प्रायोरिटी क्या क्या, और अभी जो आपकी जो एक्टिविटीज चलती है वो मेनली क्या क्या है? देखिए, आपने उस साधना का बोला था, सूर्य साधना, और ये तो उसको मैं पूरा कर देता हाँ हूँ प्लीज। कि 3 प्रकार है। साधना अलग होती है, ध्यान अलग होता है, और समाधि अलग होती है। अध्यात्म और धर्म में बहुत फर्क है। करेक्ट। धर्म शरीर है, अध्यात्म आत्मा है। सूर्य साधना, जल साधना, ये सारे हठयोग के एक प्रकार हैं। और हठयोग है ना संकल्प कर, हठयोग है ना जिसको जिद्द बोलते हैं। जिद्द लक्ष्य प्राप्त करने की, चाहे वो परमात्मा को हो। तो त्राटक है। तो त्राटक, हठयोग, अष्टांग योग, ये सारे योग जो हैं वो एक इसमें आते हैं, और ये नाथ संप्रदाय से संबंधित होकर भगवान दत्तात्रेय के द्वारा जो है प्रदत्त हैं, जिसमें ज्ञान, भक्ति और योग का एकाकार है। तो ज्ञान, भक्ति और योग जिसके पास होता है, तो ज्ञान क्या है? बुद्धि है। भक्ति क्या है? आत्मा है। और योग क्या है? शरीर है। ऐसा ये दत्तात्रेय है। करेक्ट। मनुष्य के हृदय। और दत्तात्रेय का जो संदेश है वो क्या है कि जिसके पास से जो अच्छा गुण मिले उसको ले लीजिए। करेक्ट। तो भगवान दत्तात्रेय ने वेश्या को भी गुरु किया, श्वान को भी गुरु किया, 24 गुरु किए। 24 गुरु किए। हमारे गिरनार पर्वत पर उनका बड़ा स्थान है। अब मैं आता हूँ सामाजिक क्षेत्र। देखिए, मैं जब इस क्षेत्र में मूलन जब प्रवेश किया तो मेरे को एक बात का दृढ़ विश्वास था कि मात्र धर्म को शास्त्रों के आधार पर व्याख्यात करके हम परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। बहुत बड़ी बात कही है। केवल व्याख्यात करके, क्योंकि जो युग की आहट है वो उसको पहचानना चाहिए। और युग की आहट ये बोल रही थी कि उदारीकरण के इस युग में बाजारवाद बहुत प्रभावी होगा, और प्रत्येक क्षेत्र में बाजारवाद इतना प्रभावी हो जाएगा कि संवेदनाओं का अकाल पड़ जाएगा। तो जब अन्न का अकाल पड़ता है तो मानव मरता है, और संस्कारों का अकाल पड़ता है तो मानवता मरती है। जो कभी कभी बहुत दिखता है, हमें अफसोस भी कभी होता है कि ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब अन्न का अकाल पड़ता है तो मानव मरता है, पर संस्कार का अकाल पड़ता है तो मानवता मरती है। तो इस मानव और मानवता को जीवंत रखने के लिए मात्र विचार, सदविचार से कार्य नहीं चलेगा, उसके साथ सार्थक कर्म भी करने होंगे। तो फिर विचार और कर्म कैसे होना चाहिए? तो राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, समाज के सामने क्या चुनौतियां हैं, और मानवता के सामने क्या चुनौतियां हैं। क्योंकि वर्तमान समय में और आने वाले समय में लोगों के पास में सुनने का भी समय नहीं है। करेक्ट। पढ़ने का भी समय नहीं है। पहले आंखें पढ़ती थी, अब आंखें देखती है।
तो उसकी भी भूमिका बदल युग के आहट के अनुसार बदली ना प्रवृत्ति, आंखों की प्रवृत्ति बदल गई, कानों की प्रवृत्ति बदल गई। जो कान शास्त्रीय संगीत सुनते थे, राग सुनते थे, आजकल वो जो है रिमिक्स सुनते हैं, मेलोडी सुनते हैं, यानी आप वेस्टर्नाइज म्यूजिक सुनते हैं। तो हमारे अंगों की भूमिका बदल गई। तो बाकी चीज़ों के बारे में या बाकी विषयों पे बोलना अधिकता होगी। तो इसलिए मैंने बहुत सहज, बड़ी बड़ी फिलॉसफी से काम नहीं चलेगा, बड़े दर्शनों से काम नहीं चलेगा, दर्शनवाद से नहीं चलेगा। तो कर्म करना है। तो ऐसा दर्शन जो एक 25 साल तक भारतीय युवाओं के साथ कार्य कर सके, जहाँ पर वो अपने आप को भटका हुआ महसूस न करे आगे चलकर, जहाँ वो अपने आप को ठगा सा महसूस न करे आगे चलकर। नहीं तो हमारा देश का युवा जब एकाधे को आदर्श मानता है, तो कई आंदोलन हमने पिछले वर्षों से देखे, उसमें युवा जुड़े, उन्होंने अनुसरण किया, और एक समय के बाद में उन युवाओं ने खुद को कहीं ना कहीं चौराहे पर खड़ा पाया, और जिन लोगों के पीछे वो चले थे वही लोग फिर भाषण में कहते हुए सुनाए गए कि आज का युवा भटका हुआ है, या आज का युवा भ्रमित है। अरे गलत नक्शा पकड़ाते हो और बाद में खुद ही इल्जाम लगाते हो, तो ये कैसी स्थिति है। तो इसलिए फिर ये सामाजिक कार्य को मैं आवश्यक इसलिए मानता हूँ कि किसी भी राष्ट्र को जीवंत रखने के लिए समाज चाहिए, समाज को चलाने के लिए आपको परिवार चाहिए, परिवार के लिए आपको इंसान चाहिए, इंसान के लिए इंसानियत चाहिए, इंसानियत के लिए आपको सद्गुण चाहिए, और सद्गुण के लिए भावना चाहिए। तो भावना से राष्ट्र ये कैसा जोड़ा जा सके, गुण से राष्ट्र कैसे जोड़ा जा सके, इंसानियत से राष्ट्र को कैसा जोड़ा जा सके, इंसान को राष्ट्र से कैसा जोड़ा जा सके, परिवार से राष्ट्र को कैसा जोड़ा जा सके, समाज से राष्ट्र को कैसा जोड़ा जा सके। इसलिए राष्ट्र शांति के लिए राष्ट्र धर्म का संकल्प लेकर, राष्ट्र धर्म में मानवता की संवेदना के माध्यम से समाज के पीड़ित शोषित वो वर्ग जो प्रवाह में नहीं आ सके, अभी तक नहीं आए हैं, उनको प्रवाह में लाकर उनके साथ न्याय दिलाने का कार्य करना इस युग का सच्चा धर्म है, जो आपने कंप्लीटली अपनी फिलोसॉफी के अंदर उसको कार्यान्वित करने का पूरा एजेंडा हाथ पर। अब रही बात, आपने कुछ एक प्रश्न पूछा था, आपने क्या क्या कार्य किए, तो मैं आग्रह आपसे इतना ही करूंगा, क्योंकि अगर उसको बताने मेरे को ये लगेगा कि हमने अगर किए हुए काम भी अगर बताए खुद करके, तो कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि मैंने एक दो जगह पर कहा भी इंटरव्यू में कि बोला भी कि हमने ये काम हमारा पूछने का हमने मकसद ये काम किए। मैंने नहीं बोल रहा हूँ मैं, हमने ये काम किए, पर उसके बाद में भी मुझे ये लगता है कि हमारा ये बोलना प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि माँ की जब हम सेवा करते, चाहे समाज रूपी, राष्ट्र रूपी, भूमि रूपी या धर्म रूपी माँ की जब हम सेवा करते हैं, या जिसने हमें जन्म दिया, उस माँ की सेवा का बखान अगर हम बाहर जाकर करते हैं तो माँ की सेवा का अपमान होता है। आपकी बात बहुत बढ़िया है, और वो मतलब दिखावा नहीं करने का वो भी एक प्रिंसिपली बहुत ऊंची बात है। मेरा आपसे ये विनती रहेगी, मेरी आपसे ये विनती रहेगी कि अगर आपको लगता है कि हमने सच्चे काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, तो आप एक स्पेशल कभी भी आप 5 मिनट आपको जब समय रहे और जब आपकी अंतरात्मा कहे, तब आप समय निकाल के आप स्वयं बता दें कि ये कार्य किए गए हैं। तो आपके द्वारा निरीक्षित और परीक्षित कार्य ज़्यादा बेहतर तरीके से बताए जाएंगे। अगर भय्यू महाराज अगर बात कर रहा है तो वो एक स्तुति होगी, परंतु अगर आप कह रहे हैं तो वो निरीक्षण होगा। नहीं, आपकी बात बहुत अच्छी है और हमें भी आना पसंद करेगा, और हम तो अपना दायित्व समझ के भी वो ऐसा करना चाहेंगे। मौका भी मिलेगा और ऐसा होगा तो भी अच्छा है, और करेंगे। नहीं, ये आपका प्रेम है। हमारी संस्कृति, भारतवर्ष, फिर हमारे विभिन्न धर्म है, विभिन्न प्रदेश है, विभिन्न भाषा है। हमारी संस्कृति महान है, हम कहते भी है, और आज तक का इतिहास ऐसा रहा है। आज के भारत को आप किस तरह देख रहे हो? हमारी संस्कृति महान क्यों है? अगर एक शब्द में कहा तो भारतीय संस्कृति ये संस्कारों से निर्माण हुई है। संस्कार ये सद्गुणों से निर्माण हुए, सद्गुण जो है भावना से निर्माण हुए, ये भाव वात्सल्य से निर्माण हुआ है, और वात्सल्य ममतत्व से निर्माण हुआ है। तो मूलतः तो हमारी ये मातृत्व की संस्कृति होने के कारण हम अभी तक जीवंत हैं। बाकी की जो संस्कृति है वो वहाँ की वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, उस देश की भौगोलिक परिस्थिति,
और भौगोलिक परिस्थिति के साथ साथ वहाँ की जो जातिगत व्यवस्था है, उस जातिगत व्यवस्था के आधार पर संस्कृति निर्धारित होती है। तो इसलिए वर्तमान में हम जिस विचार से दूर रहे, भारतीय संस्कृति को अगर पहचानना है तो सबसे पहले समझना होगा, एक वसुधैव कुटुंबकम, दूसरा अनेकता में एकता, और तीसरा सत्य। हम क्या ये तीनों चीज कहीं छोड़ रहे हैं क्या, इसका विचार करना जरूरी है। मैं यही आपसे पूछता और हूँ कि इसीलिए आपको मैं क्या पूछ लग रहा रहा है हूँ। आज का भारत क्या मुझे है? लगता है कि वेस्ट इंडीज से कुछ सीखना चाहिए। त्रिनिडाद टोबैको अलग है, उसका प्रधानमंत्री अलग है। किंगस्टन जमैका अलग है, बारबाडोस अलग है, जॉर्ज टाउन गुयाना अलग है, एंटीगुआ अलग है। परंतु सब देश जब क्रिकेट खेलना रहता है तो मिलकर एक वेस्ट इंडीज बना लेते हैं। मतलब यूनिटी पर पॉइंट पर हम कहीं हम भारतीय लोग सब नक्शे पर एक हैं, पर हम सब जाति के नाम पर बटे हुए हैं। हम भारतीय होना पसंद होने के पहले जातीय आधार पर कहलाना पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से मेरी एक जो दूसरा ये सवाल अपने है वो देश का आपकी सबसे बात- बड़ा दुर्भाग्य है। आइए आप जो बताए उसमें मेरी बात आती है कि भारत की खूबियां क्या है और खामियां क्या है। भारत की जो सबसे ज़्यादा खूबी है वो उसका जीवन दर्शन है, और उस जीवन दर्शन में इतनी जीवंतता है और मौलिकता है और सहजता है कि हर ऋतु में यहाँ पर फल और फूल लगते हैं, बहुत बड़ी जो कि कहीं नहीं होता। करेक्ट करेक्ट। भारत शायद में हजारों साल से हम इसीलिए टिक रहे भारत हैं। में ही गंगा बहती है, भारत में ही नर्मदा बहती है, भारत में ही गोदावरी बहती है। ठीक उसी प्रकार भारत में ही 16 वर्ष का एक संत प्रकाश की स्पीड की गणना Yes. करते हुए दुख में से सुख कैसे निर्माण किया जाता है, इसका अमृतानुभव रूपी विश्व शांति का पसायदान 1200 साल पहले देकर चले जाता है संत ज्ञानेश्वर के। तो संत दर्शन हो, मातृ दर्शन हो, हमारे माता के संस्कार हो, पितृ दर्शन हो, तो सही बात अगर करें तो भारत की जो वैभवता और संपन्नता है वो मूल्य में है, Correct. नीतियों में है। Correct. ये मैं मानता हूँ। बहुत बड़ी बात, हाँ, वैल्यूज। और अध्यात्म इसका सशक्त माध्यम है। पर उस अध्यात्म को प्रकट हमने विज्ञान के रूप में किया है। ओके। ये हमारे से विदेश का जो विज्ञान या विदेश के द्वारा जो पाश्चात्य और सारे वर्ल्ड में जो विश्व में जो विज्ञान निर्माण हुआ है वो एक जो है जिज्ञासा, तर्क और सिद्धांत के आधार पर हुआ है। हमारे यहाँ जो हमने विज्ञान निर्माण किया है वो अध्यात्म के आधार पर निर्माण किया है। धर्म को हम अपने जीवन जीने की सुचिता मानते हैं। समाज को हम जो है एक नियोजन या फिर क्रियान्वयन का एक भाग मानते हैं या फिर सिस्टम मानते हैं। और पारिवारिक मूल्यों के चलते हुए हम उसमें सुख और शांति खोजते हैं। करेक्ट। तो अगर देखा जाए तो सुख और शांति और आनंद के लिए भारत श्रेष्ठ है। ओके, फाइन। अब कमियां क्या है भारत में? तो सबसे पहली बात यह है कि मॉडर्न होना बुरा नहीं है, पर वेस्टर्नाइज होना उतना भी अच्छा नहीं है। अब हो क्या रहा है कि अगर वेस्टर्नाइज कल्चर की अगर बात करते हैं, पाश्चात्य कल्चर की और भारतीय कल्चर की, तो दो फर्क आ जाते हैं। पाश्चात्य कल्चर में सोशल वैल्यूज यानी सामाजिक महत्व बहुत ज़्यादा है, पर पारिवारिक महत्व नहीं है, पारिवारिक मूल्य नहीं है। भारत में सामाजिक मूल्यों के प्रति व्यक्ति सोचता, पर पारिवारिक मूल्य करेक्ट ज़्यादा है। पर आज परिस्थिति ऐसी हो गई कि सामाजिक मूल्य पहले ही हमारा कम योगदान हुआ करता था, परंतु अब पारिवारिक मूल्यों में का भी ह्रास होते जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं हमारे संतों ने आडंबर से दूर रहने को कहा है, पर हम आडंबर, पाखंड, अंधश्रद्धा, ऐसी सामाजिक रूढ़ियाँ, व्यवस्थाएं और ऐसे व्यक्तित्व को, छद्म आदर्शों को, दोहरे चरित्र को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है दोहरे चरित्र को पहचानने की। वो जो एक कृत्रिम जो पहनावा या फिर एक कृत्रिम वलय बनाकर जो भारतीय समाज को भ्रमित कर रहे हैं, मानसिक गुलामिता की तरफ धकेल रहे हैं, वो बड़ा बुरा है। उससे सावधान रहना होगा। बाजारवादी मानसिकता से दूर जाकर कहीं ना कहीं पर संवेदनशीलता के प्रति युवाओं को चिंतन करना होगा। राष्ट्र के प्रति उन्हें संवेदनशील होना चाहिए, समाज के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, मानवता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। और
यहाँ तक कि परिवार के साथ स्वयं के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि कास्ट, वही मैं वेस्ट इंडीज़ का जो उदाहरण दिया था आपको, कि वो सब अलग होकर एक आते हैं, पर भारत में जाति व्यवस्था में समूह में हम बहुत ज़्यादा बटे हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती जो है, जो जातीय जो समीकरण, या जिसको भारत का जो मूल आधार हुआ करता था कि रसखान के मुख से श्री कृष्ण स्वतः आते थे, नरसिंह मेहता की बिटिया तानसेन को राग मल्हार सिखा देती थी। तो आज वो सब चीज़ें बदल चुकी है। अभी स्थिति ऐसी है कि जो आपने प्रश्न पूछा था, हम जातियों के समूह में बढ़ गए हैं। अब उस जातियों के समूह में और कुछ जातियां जुड़ गई है, अमीर और गरीब। ओके। अमीर की में भी उपजातियां हैं, खरबपति, अरबपति, करोड़पति, लखपति, फिर मध्यम वर्गी, फिर निम्न मध्यम वर्गी, मतलब फिर उसमें हम गरीब बढ़ गए। आते हैं, फिर गरीबों में आते ये हैं। लेयर हाँ, उसमें लेयर आ गए, फिर उसमें भी वो एक दूसरे, फिर इन्फीरिटिव कॉम्प्लेक्सेस, फिर सुपरेटिव कॉम्प्लेक्सेस, फिर उसमें अहंकार, तो उन पे अहंकार, फिर प्रतिष्ठा का अहंकार, संपत्ति का अहंकार। तो कहीं ना कहीं पर भारतीयों को अहंकार से बहुत दूर रहना चाहिए। ये एक दोष कहीं ना कहीं मुझे डंक मारता हुआ दिखता है। दूसरा जो है, हमारी समूची शिक्षण प्रणाली और शिक्षण व्यवस्था, ये कुछ भी काम की नहीं है। ये मात्र सर्वाइवलिटी का जो है, एक हमारे को यानी जीवन कैसे रोजी जीना रोटी बनाए या है, रोजी संपन्न होने के पेट भरने का साधन दे रही है। और एक तरीके से एक ऐसा पैकेज सिखाती है कि आप ये कोर्स कर लो, इसके लिए 15 लाख रुपए आपको खर्चा करना है, रिटर्न में आपको जीवन भर प्लेसमेंट मिलेगा। तो शिक्षण व्यवस्था फेल हो चुकी है। किसी भी राष्ट्र का विकास स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म, ये अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरलतम पद्धति से पहुंचने के बाद होता है। आज दुर्भाग्य की बात है, 70 साल बाद भी हमारे देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म इतने महंगे हैं कि सामान्य व्यक्ति तक के पहुंच के बाहर है। इसलिए आज समाज में इतने धार्मिक आयोजन बढ़ने के बाद, सामाजिक संगठन खड़े होने के बाद, सुधार नहीं हो रहा है। जातिगत संगठन आने के बाद में भी सामाजिक ग्लानि दूर नहीं होती। आप स्पिरिचुअल गुरु है, आध्यात्मिक गुरु आप लोग मानते हैं, और आपकी फिलोसफी, आपका ज्ञान भी ऐसा है कि लोगों को, हजारों लाखों को आप पकड़ के रख सकते हैं। राजकीय स्तर पर भी बड़े बड़े नेताओं आपसे मार्गदर्शन लेने आते हैं। इसमें मेरे ख्याल से कई राज्यों के, मैं किसी का नाम नहीं देना चाहूँगा, लेकिन कई राज्यों के मुख्यमंत्री है, भारत सरकार के हैवीवेट मंत्री भी है, सब कुछ है, आपके साथ मार्गदर्शन लेने के लिए आते हैं। मुझे खाली ये पूछना है कि ये जो बड़े बड़े नेता है, आपके पास क्या मार्गदर्शन लेने के लिए आते हैं और आप क्या मार्गदर्शन देते हैं? देखिए, जो बड़े राजनेता हैं, या फिर अगर आप बोलें जो प्रभावी व्यक्ति हैं, तो बहुत अलग अलग एक स्थिति रहती है। अब आप मेरे को ये बताइए कि जो नेता बनना चाहते हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं, या जिनको जो है एक अवसर की आवश्यकता है उसके बारे में पूछ रहे हैं, या जो एस्टैब्लिश्ड है उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो मुझे तो यही समझना है कि वो हर किस्म के लोग आपके पास आते हैं, मैं इतना समझ गया अभी। तो पर नेता ही नहीं आते मेरे पास में। जो बेरोजगार आते हैं, तो 48,000 बेरोजगार युवाओं को प्रैक्टिकली अपन ने जॉब दिया। ओके। गरीब से गरीब किसान, ये लोग आ सकते हैं, ये अच्छी गरीब बात से है। गरीब। ये कैसा होता है कि सेलिब्रिटी बहुत आसानी से दिख जाता है। तारों में ध्रुव तारा बहुत आसानी से देखा जाता है, पर बाकी तारों की तरफ कोई गौर नहीं करता। वो होते तो तारे ही है, पर होते वो भी तारे हैं। जैसा ध्रुव है वैसा वो है। पर ध्रुव प्रसिद्ध हो गया है, वो प्रसिद्ध नहीं हो पाया। तो भी आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर बता देता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। राजनेता भी नेतृत्व करते हैं। करेक्ट। तो मानव की नियति है और स्वभाव है कि नेतृत्व लेना और नेतृत्व देना। करेक्ट। तो गुरुओं के पास में अनादिकाल से जो राजसत्ता का संपर्क रहा है, वो गुरुओं से एक ऐसे नेतृत्व की अपेक्षा करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर उनसे जो त्रुटि हो रही है, ओके, जो उनके त्रुटि रह रही है, जो मूल्य और जो वैल्यूज़ बोलते हैं, जिसको मॉरल है, वैल्यूज़ हैं, उसको कहीं और तो इम्प्रोवाइज नहीं करना है। करेक्शन की आवश्यकता है। कहाँ पर कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं हम स्पेस डाउन हो रहे हैं,
ओके। कुछ कमियां हो तो बताइए और कुछ सूचना हो तो बताइए। बाकी लोगों के पास कौन किस लिए जाता है वो मुझे नहीं मालूम, मेरे पास जो जिस लिए आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये भी फिर आश्चर्य उसमें है- फाइनेंस पर भी चर्चा होती है कि भाई सोशल फाइनेंसिंग कैसा होना चाहिए, सोशल इकोनॉमी होती है, तो अलग अलग विषयों पर फिर चर्चा होती है, हर चीज पर कोई ना कोई होती है, सब्जेक्ट हो क्योंकि सकता उनको है। भी प्रशासन करना है, लेकिन एक बात वो ये भी है, मनुष्य हैं, उनको भी शांति चाहिए, उनको भी आनंद चाहिए, मैं फिर से उनको भी एक राजनीति- गाइडेंस चाहिए। हाँ। जब हम पैदा होते तो अपनी माँ का नेतृत्व लेते हैं, तो ऐसा है कि हमेशा जीवन में मार्गदर्शक लगता ही है। ऐसा कहा जाता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े लीडर होते हैं, बड़े स्टूड होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब किसी से टैकल नहीं होते। मेरा आश्चर्य ये है कि मैंने देखा है, मैं नाम दे के भी बता सकूं, जैसे मान लो सुशील कुमार सिंधे जी है, वो कांग्रेस से है, नितिन गडकरी जी है वो बीजेपी से है, उद्धव ठाकरे है वो शिवसेना से है, विलासराव देशमुख है तो कांग्रेस से, अलग अलग विचारधारा के लोग और सब बड़े बड़े नेता, वो भी आपके पास आते हैं समाधान लेने के। तो ऐसी क्या चीज़ आप में है, या तो आप क्या कला, क्या खूबी दिखाते हैं कि वो लोग को एक साथ में आप बिठा के बात कर सकते हैं? बीजेपी और शिवसेना के बीच में कुछ टकराव होते तो फिर भैयू जी महाराज अकेले याद आते हैं लोग। जीवन में सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप सत्य हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात यह है कि आपके पास में वो समुचित ज्ञान होना चाहिए कि आप उनको प्रिंसिपली कन्विंस कर सकें। करेक्ट। तीसरे, आप ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और चौथे, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। करेक्ट। जब आप एक मार्गदर्शक की भूमिका में हैं, संकट मोचक की भूमिका में या गुरु की भूमिका में, तो यू हैव टू बी मनुष्य के- न्यूट्रल, यू हैव टू बी एक्सपीरियंस, यू हैव टू बी जो ट्रांसपेरेंट। सत्य है वो सत्य है, और जो सत्य है वो सत्य है, जो ठीक है वो ठीक है, जो उनके लिए अच्छा है वो अच्छा है। मैं ये नहीं बोलता कि उनको क्या अच्छा लगता है और वो क्या सुनना चाहते हैं, मैं वो बोलता हूँ जो उनके लिए अच्छा है। मैं वो बोलता हूँ कि वो सुने जो उनके लिए अच्छा है। तो उतना बोलना पड़ता है, बोलने का साहस होना चाहिए। और जब आप स्पष्ट बोलेंगे, निर्भीकता से बातें करेंगे, बिगर स्वार्थ और इसकी लालच ताकत से होती है। या लोभ से बात करेंगे। और सबसे अंतिम बात, मनुष्य ये संबंधों के कारण पहचाना जाता है। करेक्ट। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक गाय को, गौ माता को 6 महीने के बाद से 1.5 साल के बीच में एक झुंड में से अपने बछड़े को खोजने के लिए बोल दीजिए, वो नहीं खोज पाएगी। पर एक 80 साल की माँ जिसकी आंखों से नहीं दिखता है, उसको बोलो कि इस भीड़ में तेरा बेटा या बेटी खोज कर बता दे, तो स्पर्श से बता देगी कि ये मेरा बेटा है। तो मनुष्य और पशु में सिर्फ इतना ही अंतर है, बाकी सब समान है। वो सभी करता है। करेक्ट। तो हम संबंधों का निर्वहन करते हैं, करेक्ट। करेक्ट। हम संबंधों को माधुर्यता से जोड़ते हैं। तो संबंध ऐसे होना चाहिए कि वो इतने सहज हों कि कुटुंब की तरह रहें। मेरी और एक एक और कुटुंब में रहने वाला भाई कोई स्टील के फैक्ट्री में नौकरी करता है, स्टील इंडस्ट्रीज में जॉब करता है, पर कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, किसी की फैक्ट्री है, पर भाई तो तीनों है ना, एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते क्या? एक सोशल रिफॉर्मर, एक स्पिरिचुअल लीडर, उसके अलावा ये मीडिएटर की भूमिका। और भी मैं एक बात कहता हूँ, जो सब लोग जानते हैं वही बात करता हूँ, मैंने उसके पीछे कोई R&D नहीं की। सद्भावना मिशन में नरेंद्र मोदी को आपने जलपान करके उपवास का अंत कराया, ये आपकी भूमिका कहाँ से आ गई? गुजरात को पहली दफे पता चला। रामलीला मैदान में जब यूपीए गवर्नमेंट और अन्ना हजारे के बीच में ऐसा डेडलॉक हो गया कि कोई वो उपवास का अंत ला नहीं सकते थे, पूरी यूपीए मिनिस्ट्री में किसी की ताकत नहीं थी कि उस अन्ना हजारे को मना सके। देश को तब पता चला, अचानक कोई भैयू जी महाराज है जिसने आके अन्ना हजारे को समझाया। तो ऐसा जहाँ डेडलॉक बना हुआ है, तो आप कन्विंस कर पाते हो, किसी का मिशन को डाइवर्ट कर सकते हो। मेरे को लगता है कन्विंस तो करना। ये क्या कैपेसिटी, क्या आपने बता दिया कि इसके पीछे देखिए- निस्वार्थ होना चाहिए, सब कुछ होता है। देखिए, कन्विंस करने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। लेकिन इस देश में Transparent- कोई भी पार्टी को अकेला भैयू जी महाराज ही दिखता है, ये ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि कैसा है कि एक कैरेक्टर भी रहता है, ओके। और कैरेक्टर नेचर को शो कर देता है।
और जब उस नेचर में सत्यता दिखाई देती है, पारदर्शिकता दिखाई देती है, निस्वार्थ भावना दिखाई देती है और कोई अपेक्षा नहीं दिखाई देती है, तो स्वाभाविक तौर पर विश्वास जो समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता के अनुसार बनता और बिगड़ता है। लेकिन आप कामयाब होते हो तो होता है। आपको क्या फीलिंग होता है कि जैसे मान लो अन्ना हजारे को आप कामयाब कर पाए, या नहीं। ऐसे बहुत किस्से हैं? जिस दिन खुद के लिए फीलिंग आने लग जाएगी उस दिन दूसरों के लिए फीलिंग डेड हो जाएगी। अच्छा। तो वो तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो मेरे सामने जो पल आया है वो पल मेरा वर्तमान है, और जैसे ही वो बीतता है वो इतिहास हो जाता है। भोई जी महाराज, काफ़ी दिलचस्प बातें हो रही है आपके साथ, आपके टीचर की, आपके सब्जेक्ट की। ये बड़ा सौभाग्य है हमारा भी। मुझे अभी ये जिज्ञासा है जानने की, गुजरात में आप 3 दिन से हैं, जी। और मेरी इन्फॉर्मेशन सही या गलत, उसके हिसाब से काफ़ी राजनेता, काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स और एक के बाद एक इतने लोग आपसे मिले, जिसमें प्रभावी लोग भी है, कॉमन लोग भी है। तो क्या मिशन लेके आए हो? गुजरात तो मिशन देता है ना, यहाँ पर कौन मिशन लेके आएगा? महात्मा गांधी ने मिशन दिया, भगवान श्री कृष्ण ने आप मिशन बात दिया। को डाइवर्ट कर रहे हो। नहीं, बता रहा हूँ मैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिशन दिया। अभी नरेंद्र भाई जी मोदी साहब हमारे जो प्रधानमंत्री, वो मिशन दे रहे हैं। स्वच्छता का मिशन है, राइट। गरीबी निर्मूलन का मिशन है। मिशन से ज़्यादा पहला सूरत में कन्हूभाई जी के यहाँ पर, कन्हूभाई टेलर जी, वहाँ पर मेरी एक इच्छा थी कि दिव्यांग बच्चों से मिलने की। और हाँ, मैं भारत के भविष्य बोलता हूँ, मैं दिव्यांग भी नहीं बोलता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ। तो भारत के भविष्य से मिल के थोड़ा सा समय व्यतीत करूँगा। वहाँ से यहाँ पर आने का नियोजन ये था कि बहुत वर्ष हो गए थे मैं आया नहीं था, सच बात तो ये है। ओके। कयास कुछ भी लगाए जा सकते हैं। कयास लगाने वाले अपने कयास लगाएं, अंदाज लगाने वाले अपने अंदाज हम तो लगाएं। आपसे ही पूछ रहे हैं कयास और लगाने का। इसीलिए मैंने कहा, मैं इसीलिए स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि सबके अंदाज शायद गलत भी हो जाएंगे। मेरे को किसी भी क्षेत्र में कोई रस नहीं है। अगर मेरा कुछ रस है या अगर मेरी कोई भावना है तो वो सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों में। एक मॉडर्न विलेज यहाँ पर अगर डेवलप हो, बहुत अच्छे अच्छे विलेजेस हैं। गुजरात का सौभाग्य है कि एक से एक नेतृत्व यहाँ गुजरात को मिला है। बहुत अच्छे कार्य करने वाले, कार्यक्षम, प्रतिभावान, क्षमतावान नेतृत्व गुजरात के खून में है। मैं अतिशोक्ति नहीं, पर एक स्वाभाविक बता रहा हूँ। कर्मठता है, जीवटता है, शॉर्ट करके बोलता हूँ। तो इसलिए पर मेरा इतना कहना था कि अगर हम रूरल इकोनॉमी को साइफन करने के लिए उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्रॉप पैटर्न और क्रॉप कोऑर्डिनेशन बैठाकर, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के कॉम्बिनेशन के साथ एनिमल हस्बेंड्री को मिलाकर नेचुरल रिसोर्सेज के ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करके स्वावलंबी गांव कैसा बनाएं, तो अगर गुजरात में अगर हम इसको बनाते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, ये ऐसे प्रदेश हैं कि इनकी आवाज़ें और इनकी जो ताकत है या फिर जो विचार हैं वो पूरे देश तक जा सकते हैं, जाते हैं। तो फिर आप पूछेंगे कि वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं इसलिए आप सोच रहे हैं कि ये मॉडल विलेज बनाएंगे तो वहाँ तक चलेगा। नहीं, ये मेरा कदापि ये नहीं कहना है। पर ऑलरेडी गुजरात एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। उस विकसित राज्य में एक नवीन प्रयोग और कौन सा हो सकता है, वो एक प्रायोजन था। और मैंने मातृस्वरूप आनंदी जी बेन पटेल साहब को मैंने कमिट किया था जब वो आई थी कि मैं आपको मिलने आऊँगा। ओके। और मेरा सिद्धांत है कि ये यहीं पर नहीं, पर आप जहाँ जहाँ किसान ने आत्महत्या की आप पता करके देखें भय्यू महाराज गए कि नहीं। ओके। जितने भी किसानों ने आत्महत्या, ओके, कोई भी स्टेट में। हाँ, आप पता करें, आप खुद ही, आपका नेटवर्क आप करें। दूसरा, कहीं पर भी हमारी बहनों के साथ कुछ अनहोनी घटना होती है, मैं वो शब्द नहीं वापरूंगा, पर जो भी होती है, तो जितना जहाँ तक मेरे से संभव होता है वहाँ तक मैं पहुँच जाता हूँ। हम कुछ नहीं दे सकते तो प्रेम तो दे सकते हैं। बिल्कुल। ठीक उसी प्रकार से
जहाँ पर शहादत होती है तो जहाँ जहाँ पर मैं जितना रीच है मेरी वहाँ तक जा सकता हूँ, Correct. जा निष्ठा से प्रयोग करता हूँ कि राष्ट्र के लिए हम बंदूक लेकर खड़े नहीं हो सकते सीमा पे, तो कम से कम राष्ट्र प्रहरी को तो वंदन कर ले। क्या पता 2 लोगों को मेरे साथ जो चलते हैं उनको भी प्रेरणा मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। करेक्ट। तो इसी तरह से मैं उनसे सिर्फ एक कटसी विजिट के लिए आया था। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है कि आपकी बातों में स्पिरिट है, लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, ये बात मैं बार बार भी रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन इसमें भी मेरी एक जिज्ञासा है, उसी की मैं प्रश्न करूँगा, उसका ही प्रश्न करूँगा। आप जैसे स्टेचर के व्यक्ति ने अभी कुछ महीनों या हफ्ते पहले डीवाई विश्वविद्यालय कोल्हापुर, जिन्होंने आपको एक दिलीप की मानद पदवी देके सम्मानित किया, उस वक्त आपने अपने प्रवचन में कहा कि मैं सार्वजनिक जीवन से निवृत्त होना चाहता हूं, क्योंकि बदलते समाज में, बदलते वक्त में मुझे लगता है कि मेरी क्षमताएं खत्म हो रही है। मेरा आश्चर्य है आपके ऐसे निवेदन पर, क्या वजह हो सकती है? सार्वजनिक वो क्षमता से ज़्यादा क्या था कि मैं अपने आप को आज के वर्तमान के बाजारवाद के इस युग में अपने आप को अभी भी मिसफिट मानता हूँ। एक सफोकेशन फील होता है। आज लोगों को वो नहीं चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा है, आज लोगों को वो चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि हम इस क्षेत्र में जब आए हैं तो परिवर्तन के लिए आए, रिफॉर्म करने के लिए आए। आपको मेरे बैलेंस शीट हम पहले हैं कि नहीं मालूम नहीं, ये आप शोध कर लीजिएगा, पर धर्म क्षेत्र का वो व्यक्ति हूँ जिसका ये अगर ये पेन भी है ना तो डिक्लेयर है, ये अगर घड़ी भी पहनी है तो डिक्लेयर है। ऐसे ही संस्था का है, फॉरेन से 1 रुपया नहीं लिया। अब सब बोलते कि उसमें क्या बुराई है, पर मैं कहता हूँ कि मैं अच्छाई की तरफ देख रहा हूँ कि मेरे देश का एक किसान 5 किलो अगर गेहूँ भी मेरे को दे देगा, या मेरे देश का युवा मेरे को 2 रुपये भी दे देगा, तो मेरे लिए समाधान की बात है, क्योंकि मेरा अपना तो खुद का विदेश से है। आया हुआ पैसा नहीं चाहिए। क्यों? दूसरों के महल से अपने घर का घोड़ा अच्छा होता है, अपना खुद का होता है। ये एक स्वाभिमान की भी बात है, उसको कोई हटा नहीं सकता। स्वनिर्भर का जो है बराबर है। मछली को देख लीजिए, पानी में रहती है, उसका राष्ट्र है, तब तक कितनी आनंदित रहती है, और उठाकर जमीन पे छोड़ दो तड़फ के जान दे देती है। स्वाभिमान उससे सीखना चाहिए। जिन्होंने हमारे को गुलाम बनाया, उनसे पैसे लेकर हम अपनी आजीविका या फिर अपने समाज की सेवा करें। ऐसे पैसों की आवश्यकता ही क्या है हमारे को? हम ऐसे पैसे से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा खून लगाएंगे, हम तन मन धन एक कर देंगे। लेकिन पब्लिक पर हुआ क्या है कि धर्म क्षेत्र में जिस तरीके से बाजारवाद प्रभावी हो चुका है, तो धार्मिक आयोजनों के लिए, कथा आयोजन के लिए, बड़े बड़े मंदिरों में चढ़ावे के लिए करोड़ों रुपए लोगों के पास में है। परंतु अगर आप एक गरीब बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे मांगेंगे तो लोग बहुत विचार करते हैं। गुजरात में हो सकता है इसके विपरीत है, परंतु आज वर्तमान परिस्थिति में बहुत सामाजिक कार्य करना बहुत कठिन कार्य हो गया है, क्योंकि राजनीति ये वंशवाद बढ़ाने की प्रक्रिया हो गई है, धर्म ये भगवान बनने का साधन हो गया है, और समाज सेवा ये पुरस्कार प्राप्ति का ध्येय हो चुकी है। यही दिखता तो है 80% जो है, 80% तो आप देखेंगे कि बिल्कुल पेपर में न्यूज़ कैसी आ सकती है, कितने कॉलम की न्यूज़ लगेगी, विथ फोटोग्राफ क्लीन आना चाहिए, ब्लर्ड नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ों का विचार किया जाता है। तो समाज सेवा का उद्देश्य क्या है, ये भी अब बहुत विचार करना पड़ता है। तो उसके कारण चलते चलते थोड़ी आर्थिक स्थिति हमने 11 साल में हमारा ये 15 साल हो चुके हैं अभी काम चालू करके। 15 साल में हमने कितने काम किए, 281 प्रोजेक्ट हम रन करते हैं, और उसमें से एक छोटी सी 2-4 चीज़ें आपने अब ये विषय छेड़ा इसलिए बोल देता हूँ कि 11 लाख से अधिक छात्रवृत्ति दी, 23 लाख वृक्ष लगाए, 25,000 निर्धन बहनों के विवाह किए, 1700 तालाब बनाए, 3 नदियाँ साफ करी, 480 नालों का गहरीकरण किया, 15,000 जो निर्धन परिवार अन्न के अभाव में आत्महत्या कर रहे थे, किसान परिवार, उनको अन्न देने का कार्य किया, 1.5 लाख किसानों को बीज देने का काम किया, 1500 गाँव में जमीन सुधार का कार्य किया है, 2000 गाँव में पानी की टंकियाँ लगा दी है, 2000 गाँव में पशुधन के लिए टंकियाँ हैं, 300 कैदियों को हमने मंदिर के, जो 18 साल जेल में रहे, मंदिर के पुजारी बनाने से लेकर प्रवचनकार बनाने का काम किया है। आगे चलकर बच्चे चाइल्ड
जो जुवेनाइल जो है या जो छोटे बच्चे वो फुटपाथ पे घूमने वाले, कचरा उठाने वाले, हाथ भट्टी पे काम करने वाले, ये क्रिमिनल साइड की तरफ ना जाए, इसलिए हमने उनको वैल्यू एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन चालू किया। जो बच्चा 50 रुपए के लिए क्राइम करता था आज 15,000 रुपये कमाने लगा है। तो लावारिश शौक है। फिर मेंटली रिटार्डेड वुमन, रोड साइड मॉलेस्टेशन हो जाता था, प्रेगनेंसी आती थी, उनका रिहैब सेंटर है। 3 लाख किसानों को हमने 10 लाख रुपए तक के ऑपरेशन का फ्री काम किया है। ये प्रैक्टिकल है, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। और कौन से हॉस्पिटल से टाइप है? औरंगाबाद के MGM, न्यू बॉम्बे के MGM, नाम बता रहा हूँ आपको, DY पाटिल। तो इनसे हमने टाइप किया और उनका मेडिसिन से लेकर हर चीज़ हम फ्री अवेलेबल करा देते हैं। उसके अलावा HIV 1700 बच्चे हैं, पारदी कम्युनिटी के 1000 बच्चे हैं, देवदासी प्रथा के लिए हम प्रथा के विरोध में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कानूनन बंदी आ गई पर फिर भी अभी भी होता है, उनको छुड़ा के लेके आए हैं। मोर्टा होर्डी उस्मानाबाद में रखा है। तो अगर आप बताने जाएं पर 2 महीने में अभी 80,000 जोड़ कपड़े हमने बांटे। तो किस लिए बांटे तो वो एक अलग विषय है। तो वो आप खुद देखेंगे तो आपको पिक्चर्स में समझ में आएगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास जितने भी जो रिसोर्सेस, जितने भी हमारे संसाधन थे और हमारी लिमिटेशन थी, वो सब ख़त्म हो चुकी थी। और डोनेशंस हमारे को मैक्सिमम कितना आया, जब मैं बोल रहा हूँ डिक्लेयर्ड है, इट्स डिक्लेयर्ड ओपनली। हमारा एनुअल बजट रिलीज होता है तो पता चल जाएगा कितना डोनेशन आया, मतलब और ट्रस्ट की कितनी संपत्ति उस पर से अंदाज लग जाता है। तो छुपाने जैसी तो कुछ बात है नहीं। मतलब एक टाइप का जो रिस्पांस मिलना चाहिए स्वयंभू, या तो मतलब विदेश से तो आप एक पैसे लेते नहीं हो, और ये जो लोगों जुड़ते। अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि हार फूल नारियल और चढ़ावे हमने बंद किए कि गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दे दो, इसके बदले में इसका कुल खर्चा 500 रुपये आता है। लोग बड़े खुश हुए, उन्होंने हार फूल नारियल और चढ़ावा तो लाना बंद कर दिया, पर छात्रवृत्ति के लिए भी नहीं दिए। ओके। तो ऐसा है, चैलेंजेस भी बीच में आती रहती है काफी। तो ऐसा है कि प्रश्न ऐसा है कि बाकी लोग अगर फीस लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, सब चलता है। तो उस वजह से आपने कह दिया कि हाँ, मेरा ये कहना है कि कैसा है कि आई कांट एक्सप्लॉइट पीपल। एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता। हाँ, और मैं अन्न और ज्ञान नहीं बेच सकता। मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि भगवान ने मेरे को जिस पद पर रखा है, अन्न ज्ञान अगर मैं बेचूंगा तो मेरे जीवन की सार्थकता समाप्त हो जाएगी। राजनीति या किसी भी तरीके के सिस्टम में आकर और उसको रूट आउट करना या रूल आउट करना, ये मेरा कार्य नहीं है। तो उसके चलते हुए सारे संसाधन समाप्त हो गए थे, हमारी लिमिटेशंस खत्म, यानी एक हमारी सीमा खत्म हो चुकी थी, कर्जा काफ़ी बड़ा हुआ है। और आप तो जानते हैं कि पत्रकारिता में कैसा रहता है। तो इंदौर के पूरे पत्रकारों ने हमारे गांव तक जाकर सब देख लिया, कितनी ज़मीन थी, कितना बेच दी, कुछ बाकी नहीं रखा। 2 साल पहले घर की हालत कैसी थी, आज कैसी है, सब देखकर उन्होंने पूरा तसल्ली कर ली। आप देखिए, जिस शहर में मैं रहता हूँ उस शहर में की पत्रकारिता मेरे से इतना प्रेम करती है। आज मतलब मीडिया अगर निष्कलंक का प्रमाण पत्र देते वो तो बहुत बड़ी बात होती है, जो आपने हासिल बोलने किया है। बोलने के बाद में भी वो कैसा था कि इसलिए लिमिटेशन हमारे ख़त्म हो गए। अभी भी हमने जो कोपरडी के लिए 4 बसेस दी, जो वो रेप विक्टिम्स के स्मृति में 13 साल की बच्ची के ऊपर जो रेप हुआ था, तो उनकी माँ को ही अध्यक्ष बनाया, भैयू महाराज अध्यक्ष नहीं बना, उनको ही चाबी दी है, स्कूल बसेस दिए ताकि गरीब बस्तियों से, है ना, दूर दूर से 7-7 किलोमीटर से जो बिटियाँ आती हैं, बहनें आती हैं, उनको लेके आने के लिए। तो वो भी हमने ऐसी, अभी भी आप देख लीजिए, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मेरे पास अभी नहीं है, धीरे धीरे करके दूंगा, एक करके दूंगा। आपने अगर इतने लफ्ज में कहा, वो भी दिखता है कि कहाँ तक आपके सब कार्य चल रहे हैं। बहुत तो दूसरी बात फिर ये है कि हमने फिर एक दिन मेरी माता जी का स्वास्थ्य, मैंने जब ये डिक्लेयर किया तो स्वास्थ्य काफ़ी गंभीर था, और लगभग यानी डॉक्टर्स ने जवाब सा दे दिया था। और कुछ दिन पूर्व ही मेरी धर्मपत्नी का देवासन हुआ था, आकस्मिक। बिटिया छोटी थी,
मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके कारण पूरा स्कल और नर्व इंजरी थी। ये सब के चलते हुए उन माता जी का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हुआ, तो मैं ऊपर था, उन्होंने बुलाया मुझे, बुलाकर मुझे पूछा कि मैंने सुना है कि तुम इस क्षेत्र से संन्यास लेने की बात करते बाजू होना चाहते हो। हैं। संन्यास तो है ना सर, संन्यास तो मन से लिया जाता मन है, से लिया जाता है, वस्त्र से नहीं। बाजू होना चाहते हो, करेक्ट वर्ड है। तो बाजू होना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। बोले क्यों? मैंने कहा ऐसा ऐसा है, अब ज़मीन भी कम बची है, जितनी थी उतनी बेच चुके हैं अपन, आगे का घर चलाना है, परिवार चलाना है, मेरे ऊपर कुछ जवाबदारियां हैं। तो मुझे उन्होंने एक बोला कि इतना कमज़ोर बेटा मेरा होगा, ये मुझे लगा नहीं था। ये कोई नाटकीय और अतिशोक्ति नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये एक बेटे के सच्चे मन से बोल रहा हूँ, बिल्कुल, और एक माँ का अपमान नहीं करूँगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो उन्होंने बोला कि इतना कमज़ोर बेटा मेरा होगा, ये मैंने नहीं सोचा, इससे अच्छा तू मर जा। क्यों लोगों को भरोसा दिलाया था कि तू ये काम करेगा? अपने में और सामर्थ्य पैदा कर। कोई मदद नहीं करता हो तो जो तुझसे बन पड़े वो कर। तो उसी के कड़ी में मैं सूरत आया, कन्हूभाई टेलर के पास, मैं उनके साथ बैठा रहा, दिव्यांगों के साथ। तो वो भी सेवा ही है एक प्रकार की। ये सेवा तो अलग अलग तरीका है। तो ऐसा है, और इस निवृत्ति के बाद में कई लोगों में बदलाव भी मैं देख रहा हूँ, परंतु बहुत सा सहयोग नहीं देख रहा हूँ, पर बदलाव देख रहा हूँ। ये आपने बहुत मन की बात की जो हमें भी छू ली है। बस आखिर में एक सवाल है, हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे? गुजरात के और राष्ट्र के मेरे सभी बंधु बहनों को, युवा शक्तियों को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि दोहरे चरित्र के व्यक्तित्वों से बचने के लिए उस व्यक्ति और उस व्यक्तित्व को जिसको तुम आदर्श मानते हो, उसके राष्ट्र के प्रति क्या विचार हैं और उसने क्या कर्म किए हैं, सिर्फ विचार भर नहीं, समाज के प्रति क्या विचार है और क्या कर्म किए हैं, और मानवता के प्रति क्या विचार है और क्या कर्म किए हैं। इसको देखकर अनुसरण करो, कथनी और करनी को देख, तो तुम्हारे को कभी कोई भ्रमित नहीं कह पाएगा, ना ही दिशाहीन कह पाएगा। और दूसरी बात, अगर आप सोशल मीडिया पर स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी का आनंद लेते हुए अपनी राय राष्ट्र के प्रति रखते हैं, व्यवस्था के प्रति रखते हैं, समाज के प्रति रखते हैं और सरकार के प्रति रखते हैं, तो मेरा आपका अनुरोध ये है कि अगर आप 20 लाख रुपए का पैकेज कमाते हैं तो कम से कम 20 रुपये राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए खर्चा करने की तैयारी रखें। तो जी महाराज, आपने बहुत अच्छी बात करी, और ख़ास करके तो मीडिया जगत में भी एक बड़ी बात है कि अभी सुबह के 5 बजे जो हमने 4 बजे शुरू किया था शूटिंग, तो शायद मेरे लिए पहला अनुभव है ऐसे समय में। मेरा बड़ा अच्छा अनुभव है, मेरा अच्छा अनुभव है। और यहाँ भी टीवी स्टूडियो में आके आते हैं इस वक्त पर। मैं आपको एक वीडियो और दूंगा, इसके साथ ऐड करना चाहे तो कर दीजिएगा, मैं पहुंचा देता हूँ। मेरे मैं जो सभाएं लेता हूँ, तो अभी कुछ स्वास्थ्य ठीक रहने के पहले मैंने डिडोला में, जो जहाँ किसान आत्महत्याग्रस्त क्षेत्र है, सुबह 5 बजे मैंने एक सभा ली थी। अच्छा, हमें भी वो आखिरी की सभा है ना, सुबह मैंने 7 बजे से कार्य प्रारंभ किया था, और दूसरे दिन 5 बजे मैंने जो हमारी टीम भी लगी रही आपके इंतजार में, और हमें भी सौभाग्य मिला। बस मैं यही चाहता हूँ कि यही भारत का युवा अगर करने लगे तो 120 करोड़ लोग हैं, एक छोटा सा मुल्क जिसके पास कुछ नहीं है, छोटे से एटम बम की धमकी देता है। ये तो युवाओं का देश है। हर युवा अपने आप में एक एटम बम है। अगर केवल आंख भी दिखा देगा तो शरीफ फिर कभी अपनी शराफत नहीं छोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अंत में बहुत अच्छी बात कह दी, और आप बीच बीच स्टूडियो में हमारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। આ હતા ભૈયુજી મહારાજ, આપણે ખૂબ સરસ જ્ઞાનની વાતો કરી। આવતા સપ્તાહે ફરી મળીશું એક નવા મહેમાન સાથે ઓફ ધ રેકોર્ડમાં। ત્યાં સુધી જોતા રહો VTV।